बिल्कुल सही, क्योंकि राम तो किसी का नाम है। लेकिन बच्चों मैंने कहा बाई आई, ये गलत है। आई को काटी क्या करना पड़ेगा बच्चों, बाई मी करना पड़ेगा, क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद आई नहीं आ सकता, माई भी नहीं आ सकता। बाई के बाद तो क्या आना चाहिए, बाई के बाद में तो पर्सनल प्रोनाउन अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। ओके, फिर देखो बच्चों नीचे लिखना बाई वी, ये गलत है। शुद्ध करने के लिए वी को काटे क्या करना पड़ेगा, बाई अस करना पड़ेगा। आगे देखना बाई यू, ये बच्चों यू जो है इसको काट करके बाई यू ही रहने दो, क्योंकि ये दोनों सही है। वजह क्या है, वजह दरअसल ये है कि यू एक ऐसा प्रोनाउन है बच्चों जिसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू ही होता है। यू का सब्जेक्ट भी, यू का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस जो है वह भी यू होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव केस या जो एक्यूजेटिव केस है वह भी यू होता है, इसलिए होता राइट। नेक्स्ट, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन आ गए, ये सेकंड पर्सन आ गए। अब थर्ड पर्सन बताता हूं, बाई शी, ये गलत है बच्चों। शी को काटे क्या करना पड़ेगा, बाई हर करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने यहां किया। फिर आ गया बच्चों बाई ही, तो बाई ही को काट के ही के स्थान पर आपको करना पड़ेगा बाई हिम। समझ में आ गया है, ओके बच्चों। फिर आता है बाई दे, ये दे गलत है बच्चों, बाई दे को काट के क्या करना पड़ेगा, बाई देम। सबको समझ में आ रहा है। आगे देखना आप, अगर बच्चों बाई इट आ गया तो बाई इट का तो बाई इट ही रहेगा, क्योंकि बच्चों ये जो बाई यू है वो स्थिति इसमें है। यू एक ऐसा पर्सनल प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट भी इट होता है और उसका ऑब्जेक्ट भी इट होता है, इसलिए इन दोनों में नो चेंज। और बाकी सब में इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, बाई के बाद बच्चों जो एजेंट आएगा उसमें अगर नाम है तो नो प्रॉब्लम, परंतु अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो कुछ प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम कि जो पर्सनल प्रोनाउन है बच्चों उसका प्रयोग आपको करना पड़ेगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। इस तरीके से उतार लिया होगा। आगे देखिए, तो बच्चों ये सेंटेंस था आपका एक्टिव से पेशिव वाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस था, और आपने उसका क्या किया, आपने उसका एक्टिव से पेशिव बनाया। दूसरी बात समझाता हूं आज। देखो बच्चों, शी राइट से लेटर, ये तो साधारण वाक्य था। अगर मैं इस वाक्य का प्रश्नवाचक बनाऊं तो ये यूं ही तो बनेगा, यहां पर आ जाएगा डू या आ जाएगा डज। ठीक है, अब इस बात पे निर्भर करता है कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता एक वचन है तो बच्चों डज आ जाएगा, और जब डज आ जाएगा तो ये एस हट जाएगी। तो पक्का पता आपको, तो देखो आप क्या लिखोगे, डज शी, क्लियर, राइट ए लेटर, डज शी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है, ये बच्चों एक्टिव वॉइस है। डज शी राइट ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिखती है, ये एक्टिव वॉइस है। और अगर मैंने कहा कि इसका पेशिव वॉइस बनाओ तो देखना बच्चों, क्या वह एक पत्र लिखती है तो पेशिव वॉइस बनेगा, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि क्या शब्द का प्रयोग आपने एक्टिव वॉइस में वाक्य के शुरू में किया, तो पेशिव वॉइस में भी क्या शब्द का प्रयोग वाक्य के शुरू में ही होगा। और जब वाक्य के शुरू में बच्चों क्या आता है तो वाट कभी नहीं आता, बल्कि सहायक क्रिया को उठा के कर्ता से पहले लगाना पड़ता है। अब सुनना, डज शी राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिखती है। जब बच्चों में इसका पेशिव वॉइस बनाऊंगा तो सबसे पहले ए लेटर को आगे लाऊंगा, लेकिन ए लेटर को आगे लाने से पहले मुझे सहायक क्रिया को आगे लाना पड़ेगा। तो बच्चों ए लेटर इज, ए लेटर के साथ में आपने क्या किया था, इज का प्रयोग किया था ना, एक वचन होने के कारण, तो बच्चों वो इज आ जाएगा, यो इज। अब आएगा ए लेटर, इज ए लेटर, ओके। वर्ब की थर्ड फॉर्म लाओ, इज ए लेटर रिटन बाई हर, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इज ए लेटर रिटन बाई हर, क्या उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। तो कुछ नहीं किया बच्चों, आपने किसी साधारण वाक्य को जब एक्टिव से, जब किसी साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदला तो आपने क्या किया, सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले किया। तो पेशिव वॉइस में भी बच्चों वही नियम लागू होता है। पेशिव वॉइस में भी अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले ही होगा। अब नेगेटिव समझाता हूं, इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे बच्चों, इस डू डज को उठा करके यहां लाएंगे जहां था, और यहां से अपन इसमें नोट और जोड़ेंगे। तो देखना सवाल क्या बनता है, शी डज नॉट राइट ए लेटर, ये बन गया बच्चों नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट राइट ए लेटर, और जब आप इसका पेशिव वॉइस बनाओगे तो आप क्या करोगे, ए लेटर को आगे लाओगे। ये आ गया साहब ए लेटर, ठीक है बच्चों, ये आ गया इज। चूंकि डज एक सहायक क्रिया है जिसमें आपने नोट जोड़ा, इसलिए इज एक सहायक क्रिया, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, नोट जोड़ना पड़ेगा। ये सेंटेंस बन गया, ए लेटर इज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर। देखो
डज शी राइट ए लेटर, क्या वो एक पत्र लिखती है? इज ए लेटर रिटन बाई हर, क्या एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है? ओके, मैंने कहा शी डज नॉट राइट ए लेटर, वो एक पत्र नहीं लिखती है। ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है, एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। आगे देखना बच्चों, बात जो है मैं समाप्त करने वाला हूं अभी। ओके, कभी कभी क्या होता है बच्चों, जैसे शी है, इसके स्थान पर आ जाएगा हु डज राइट ए लेटर, ये प्रश्नवाचक हो गया। लेकिन बच्चों दरअसल होता क्या है, ये वाक्य जो, इसको गौर से देखना, जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है, जब भी कोई सेंटेंस हु से शुरू होता है तो उसके बाद डू डज या डिड का प्रयोग नहीं होता। हु के बाद साधारणतः डू डज डिड नहीं आता, सीधे ही क्रिया आती है। तो बच्चों क्या करोगे, हु एक वचन मानते हुए हु राइट्स ए लेटर, कौन एक पत्र लिखता है बच्चों? ये तो प्रश्न बना है, उत्तर क्या बनेगा देखना, ए लेटर इज, ठीक है, थर्ड फॉर्म रिटन बाय हुम, ये इसका उत्तर बना बच्चों। लेकिन ये उत्तर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि बाय हुम का प्रयोग तो आप वाक्य के अंत में कर नहीं सकते। बाय हुम तो एक WH वर्ड है, WH वर्ड को आगे लाना पड़ेगा। शुद्ध रूप क्या बनेगा, बाय हुम ए लेटर इज रिटन। ये आपको सही लग रहा होगा बच्चों, पर सही तो भी ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें गलती मुझसे ये हो गई कि बाय हुम ए लेटर इज रिटन में बच्चों ये जो सहायक क्रिया है ना, ये यहां आएगी। मैं समझाना चाहता हूं कि जब आप किसी WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का एक्टिव से पेशिव वॉइस बनाते हैं तो बच्चों WH वर्ड का प्रयोग तो वाक्य के शुरू में होता है और उसके ठीक बाद में सहायक क्रिया आती है। देखो, बाय हुम या इज बोलना पड़ेगा, बाय हुम इज ए लेटर, बाय हुम इज ए लेटर रिटन किसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। बाकी बात बच्चों आगे वाली क्लास में करूंगा आपसे। नमस्कार।